यस, टेक्निकल इश्यू की वजह से जो पिछला वाला लेक्चर है उसमें ये क्वेश्चन गायब हो गया था, अभी वापस से क्वेश्चन आ गया है और हम वही हैं जहां हमने पहले छोड़ा था। तो अगर आप देखेंगे कि अनरियलाइज रेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं वापस एक बार रिफ्रेम करता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, अनरियलाइज रेंट नॉट डिडक्टेड अर्लियर, एक तो ये लाइन लिखी होगी। दूसरा क्या लिखा होगा, अनरियलाइज रेंट रिसीव। जितना अनरियलाइज रेंट मिला है, आई रिपीट, जितना अनरियलाइज रेंट मिला है उसको तो लिख दो अनरियलाइज रेंट रिसीव में। तो क्वेश्चन नंबर वन था दिस वन, सॉरी 2 था दिस वन, और 3 करेंगे इधर, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, एंड दिस वन इज 3। अभी 2 क्या है, 50,000 का अनरियलाइज रेंट मिला। कितने का मिला, 50,000 का। और 3 क्या है, 60,000 का मिला, तो लिख दिया ऊपर। तीनों क्वेश्चन में एक बात कॉमन है, अनरियलाइज रेंट नॉट डिडक्टेड अर्लियर वाज 15,000, तो लेस कर दिया 15,000, तो आ गया कितना, 35,000। 35,000 का 30%, जो देखो ये अब पूरा ये बन गया हमारा एक तरह से एनएवी, और एनएवी में से 30% लेस करते हैं, वही 30% यहाँ पे लेस कर देंगे, तो 35,000 का 30% होता है 10,500, ठीक है। तो हो गया कितना, 24,500 इसका आंसर हो गया। साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी 15,000 लेस हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 45,000। 45,000 का अगेन 30% कितना होता है, 13,500, और डिफरेंस अमाउंट क्या है हमारा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो एक बार कैलकुलेटर चला के उसको कंप्लीट कर देते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होगी, ठीक है। ये कैलकुलेटर यस आ गया। कैलकुलेटर प्लीज पास रखा करो। 45,000 माइनस 30%, 31,500। तो मुझे लगता है कि अभी आपको ये समझ आ गया होगा कि अनरियलाइज रेंट का ट्रीटमेंट कैसे होगा। नाउ फिर से चलते हैं अपने नोट्स की तरफ, ठीक है। अभी ये है हमारे नोट्स, और यहाँ तक हमने कर लिया कंप्लीट। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 25B, वो होगा हमारा एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड। क्या होगा, एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड। क्लियर है सबको, एकदम अच्छे से समझना। हम लोग एरियर ऑफ रेंट रिसीव के बारे में बातें कर रहे हैं। यस, क्या हुआ, जिस बिल्डिंग में अभी मैं खड़ा हूं वो हमने रेंट पे ले रखा है। समझना बात को, जिस बिल्डिंग में मैं खड़ा हूं वो हमने रेंट पे ले रखा है, और ये जो रेंट वाला जो बिल्डिंग है हमारा, ये जो रेंट वाला बिल्डिंग है, इसमें आज हमारे लैंडलॉर्ड आके हमें बोलते हैं कि सर बहुत ज्यादा रॉयल्टी है हमारी बिल्डिंग की रॉयल्टी बहुत ज्यादा है, हमें आप जो 50,000 का रेंट दे रहे हो वो कम है, हम इसका रेंट बढ़ाकर 60,000 करेंगे, और 60,000 करेंगे बैक डेटेड। अरे मैंने कहा ये क्या हो गया, हम लोग अभी जून 24 में चल रहे हैं, बैक डेटेड आप करोगे, इसका मतलब क्या हुआ, बोले कि 1 जनवरी से आपका रेंट बढ़ेगा। अरे मैंने कहा मरवाओगे, क्या करोगे, 1 जनवरी मतलब 6 महीने पहले, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक का आपको रेंट 10,000 बढ़ा हुआ देना पड़ेगा। तो मैंने कहा रेंट तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। तो बोले जो एक्सेस रेंट है वो आपको अब देना है। मैंने कहा नहीं दूं तो, बोले बिल्डिंग खाली करनी पड़ेगी। मुझे भी लगा कौन माथाफोड़ी करे, 50,000 जमा है, 60 हो गया है, जो 10,000 का जो एक्सेस रेंट लग रहा है 10,000 का, वो है 10 10 10 10 10 60,000 मैंने उसको पकड़ा दिया। अभी मेरी बात सुनो, हम ऑलरेडी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं जनवरी फरवरी मार्च वाला, यानी कि पिछले साल का। तो पिछले साल का एरियर ऑफ रेंट अब लैंडलॉर्ड को मिला है। मींस टू से, कहीं किसी वक्त कोई रेंट पुराना बकाया हो उसको कहा जाता है एरियर रेंट, और एरियर रेंट अगर किसी फ्यूचर ईयर में मिलता है तो उसे कहा जाता है सेक्शन 25B के तहत एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड। अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर वो अनरियलाइज रेंट नहीं हुआ क्या? भैया अनरियलाइज रेंट तो तब डिडक्ट होता है जब 4 कंडीशन बाकी हो, जैसे हमने और हमारे और टेनेंट के बीच में संबंध खराब हो गए हों, रिलेशन बेकार हो गए हों। जब तक हमारे रिलेशन मेंटेन्ड हैं, अगर मेरा और मेरे टेनेंट का रिलेशन मेंटेन्ड है तो कोई इश्यू है ही नहीं ना। अगर मेरा और मेरे टेनेंट का रिलेशन खराब है तो ये वाला इश्यू क्रिएट होता है। क्लियर है बात आप लोगों को? मतलब अनरियलाइज रेंट और एरियर ऑफ रेंट में फर्क क्या है? अनरियलाइज रेंट का बेसिक मीनिंग हो गया कि वो रेंट जिसमें हमने
अपने टेनेंट को घर से बाहर निकलने को बोल दिया हो और टेनेंट हमें मकान का किराया देने से मना कर रहा हो और टेनेंट को मकान खाली करवाने के लिए हमने सारे के सारे स्टेप्स उठा लिए हों, अगर ये सारी बातें क्लियर होती है तब जाके वो जो रेंट है वो अनरियलाइज्ड रेंट बनता है। एरियर ऑफ रेंट क्या है, जैसे मेरा किराएदार है, उसने मुझे बोला कि सर अभी मेरे पास किराया नहीं है, प्लीज थोड़े दिन रुक जाओ, मैं आपको दे दूंगा। अभी क्या हो रहा है, टेनेंट ने मुझे किराया देने से मना किया है। कैसे मना किया है? बाद में दे देंगे। कैसे मना किया है? बाद में दे देंगे। अगर बाद में देने वाली अगर बात होती है, विल गिव इट टू यू लेटर ऑन, बाद में देने वाली बात होती है, तो ऐसे में जो एरियर ऑफ रेंट होता है वो एरियर ऑफ रेंट कहा जाता है और अनरियलाइज्ड में बिना रिलेशन खराब करके दिया जाता है। ठीक है, तो एक बार समझेंगे हम लोग एक बार समझेंगे कि एरियर ऑफ रेंट का क्या करना है। एरियर ऑफ रेंट, तो पहली बात आपको ये समझ में आ गई होगी, व्हेन रेंट, एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड ही लिख देता हूं, व्हेन रेंट इज ड्यू फ्रॉम द साइड ऑफ टेनेंट, फ्रॉम tenant side, such rent if received later on, then it will be treated as, when rent is due from tenant side, such rent if received later on, then it will be treated as एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड। आप लोग अगर अच्छी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। अभी मान लीजिए कि मेरा किराएदार है, किराएदार है कोई, ठीक है, ये है मेरा टेनेंट, यस, तो ये टेनेंट है और इसका नाम है मिस्टर उदास। टेनेंट ने कहा, उदास साहब ने कहा कि मुझे किराया मेरे पास है नहीं, इस महीने का मेरे पास किराया है नहीं, तो हे लैंडलॉर्ड मैं किराया बाद में दूंगा। ये बात है 2022-23 की। 22-23 में मिस्टर उदास जो कि हमारा टेनेंट है वो हमारे पास आता है और बोलता है कि हमारे पास किराया नहीं है, इसलिए मैं किराया आपको बाद में दूंगा। उदास ने अपनी उदासी के साथ कहा कि मेरे पास में किराया नहीं है, इसलिए मैं किराया बाद में दूंगा। लैंडलॉर्ड ने कहा ओके कोई बात नहीं मिस्टर उदास मत हो, किराया तुम बाद में दे देना। अभी क्या हुआ, 22-23 पूरा निकल गया, इसने किराया नहीं दिया। 23-24 में ये उदास के पास में पैसे आ गए और ये मुस्कुराया और आया लैंडलॉर्ड के पास 23-24 में और आके बोलता है कि हे लैंडलॉर्ड लीजिए आपका पैसा जो पिछले साल का है। तो लैंडलॉर्ड को क्या मिला, एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड। क्या बोला, एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड, इनको पैसा मिल गया। तो अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो समझ लो एक बार बहुत अच्छे से, जब भी कभी पुराना कोई एरियर ऑफ रेंट रिसीव होता है तो उसमें से 30% लेस कर दिया जाता है। अगर कोई भी एरियर ऑफ रेंट जो पुराना रिसीव होता है तो उसमें से 30% लेस कर दिया जाता है, रिमेनिंग अमाउंट ही टैक्सेबल होता है। तो कैसे रहेगा समझना, दिस वन एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड, एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, और स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है 30%। जैसे ही 30% लेस हुआ तो ये क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आपको ये बात समझनी होगी, जितना एरियर ऑफ रेंट पहले रिसीव हुआ है उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दो, जो बच गया वो क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आपको मैंने इसके जरिए दो चीजें बताई, पहली बात एरियर ऑफ रेंट होता क्या है, और दूसरी बात जब वो रिसीव होता है तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होती है। इसमें कोई ज्यादा इश्यू और ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है और ना ही होनी चाहिए। फॉर बेटर क्लैरिटी रीड दीज लाइन्स फ्रॉम दी नोट्स। ये लाइन अगर आपने नोट से पढ़ ली तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन लाइनों को अगर आपने नोट से पढ़ लिया तो आपको कोई दिक्कत
नहीं आएगी। क्लियर? चले, अभी क्या हो रहा है, हमारा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टी ओन्ड बाय दी को ओनर्स। अगला टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टी ओन्ड बाय दी को ओनर्स। क्या बोला, एक बार फिर से बोलना, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय दी को ओनर्स। एक कॉन्सेप्ट मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर में बताया था, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। जब कभी दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अगर कोई धंधा शुरू करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं या फिर कोई ट्रस्ट ओपन करते हैं, तो उसके हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलते हैं। तो वही बात यहां पर भी एप्लीकेबल हो रही है। आप अच्छे से देखिए एक बार, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो क्या बोल रहे हैं? AOP is also one of entity on which AOP is also one of entity on which tax shall be chargeable in respect of previous year on the income accruing or arising or received or deemed to be received. Association of person is also one of the entity on which tax shall be charged in respect of previous year on income accruing or arising or received or deemed to be received. इसने बोला कि एओपी नाम की एक एओपी नाम का जो पर्सन होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अगर वो पिछले साल में कोई इनकम कमाता है, अक्रू करता है, रिसीव करता है, अर्न करता है, तो उसकी इनकम पे भी टैक्स चार्ज होता है। अभी इसका एक एक्सेप्शन बता रहे हैं। ये क्या बोला? पहले क्या बोला? एओपी एक ऐसी एंटिटी है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा अगर उसने पिछले साल में पैसा कमाया है, तो बात खत्म। अगली बात क्या है? एक्सेप्शन की। वेयर प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय टू और मोर पर्सन्स, अगर कोई प्रॉपर्टी दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर ओन्ड कर रहे हैं, एंड देयर रेस्पेक्टिव शेयर्स आर डिफाइनाइट एंड असर्टेनेबल, देन such person shall not in respect of such property be assessed as an AOP, but the shares of each of such person in the income of property will be computed in accordance with section 22 to section 25. लास्ट टॉपिक है ये हमारे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, समझिए बात को, ठीक है। और ये लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा क्या बोलता है कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, ये है हमारी एक प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी के दो मालिक हैं। पहला मालिक है सोनू और दूसरा मालिक है मोनू। कितने मालिक हैं? सोनू एंड मोनू। मेरी बात सुनो, टोटल मिला के कितने लोग हैं? दो। पहला कौन हो गया? सोनू। दूसरा कौन हो गया? मोनू। सोनू और मोनू जब मिलकर कोई काम कर रहे हैं, कोई धंधा कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसा संभव है कि उन्होंने मिलके एक प्रॉपर्टी भी परचेस करी हो। हम इनकम टैक्स की लैंग्वेज में इन दोनों को, हाउस प्रॉपर्टी की लैंग्वेज में इन दोनों को किस नाम से जानेंगे? को ओनर। किस नाम से जानेंगे? को ओनर। आई रिपीट, इन दोनों को किस नाम से जानेंगे? को ओनर। अब ये क्या बोल रहा है वो भी समझना कि अगर कोई प्रॉपर्टी दो लोगों ने मिलकर खरीदी है और उनका शेयर डिफाइनाइट है, से फॉर एग्जांपल 40% का इस मकान का ओनर है सोनू और 60% का ओनर है मोनू, मतलब डिफाइनाइट है, तो इसे हम इसकी कैलकुलेशन सेक्शन 22 से सेक्शन 25 दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में ही करेंगे। बात खत्म। एक बार फिर से सुनना, अगर मान लीजिए दो लोग हैं और प्रॉपर्टी के को ओनर हैं और उनका शेयर, मेन बात क्या है? सुनो मेरी बात, मेन बात क्या है? उनका शेयर डिफाइनाइट है। डिफाइनाइट है। कहां गया डिफाइनाइट बेटा? ढूंढो 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 ढूंढो। पर्सन 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 शेयर 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 डिफाइनाइट। शेयर्स आर डिफाइनाइट। शेयर्स आर डिफाइनाइट एंड असर्टेनेबल। तो असर्टेनेबल है, 40-60 कर दिया। सर व्हाट इफ 50-50 हो? तो हाँ, 50-50 भी डिफाइनाइट है। 50-50 30-70 भी हो सकता है, 30-70 है ना, 20-80 भी हो सकता है, बट डिफाइनाइट होना चाहिए कि सोनू का इतना शेयर, मोनू का इतना शेयर। अगर ये डिफाइनाइट शेयर है तो इनकी कैलकुलेशन हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही करेंगे, इस मकान की कैलकुलेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में करेंगे। लेकिन अगर इनका शेयर डिफाइनाइट नहीं है तो यही कैलकुलेशन हम कहां करेंगे? अगर शेयर इनका डिफाइनाइट नहीं है तो ये कैलकुलेशन हम करेंगे, ये कैलकुलेशन को ओनर शैल बी असेस्ड इन रेस्पेक्ट शैल नॉट डिफाइनाइट, तो उसे हम लोग एओपी के रूप में कैलकुलेट करेंगे। इस बात को मैं फिर से समझाता हूं, समझना। दो अलग अलग लोग हैं,
पहला नाम है राम, और हमने बचपन से पढ़ा है कि एक नाम अगर राम होता है तो दूसरा नाम श्याम होता है। ये एक मकान है, दिस इज अ हाउस, ठीक है। दो ऑप्शन होंगे, या तो इनका शेयर, मकान में इनका शेयर डिफाइनाइट है। डिफाइनाइट का मतलब कितना हो गया, 70-30, 60-40, ठीक है, 50-50। कोई भी शेयर है जो इनका डिफाइनाइट है, फिक्स है इनका शेयर। अगर इनका शेयर डिफाइनाइट है तो राम और श्याम की जो कैलकुलेशन होगी वो कौन से तहत होगी, हाउस प्रॉपर्टी के तहत। अगर इनका शेयर डिफाइनाइट नहीं है तो राम और श्याम के इस मकान की कैलकुलेशन कैसे होगी, एज अ को ओनर, ठीक है। मतलब ऐसा हुआ कि अगर शेयर ऑफ हाउस है ना, यानी कि इज डिफाइनाइट, तो इनकी इनकम कैलकुलेट होगी, कैलकुलेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी जो होगी वो एज पर सेक्शन 22 से 25 यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत होगी। अगर शेयर डिफाइनाइट नहीं है, अगर शेयर डिफाइनाइट नहीं है तो ऐसे कंडीशन में इनका जो कैलकुलेशन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा भाई साहब, वो किया जाएगा एज पर एओपी की कैलकुलेशन के तहत। अब सर जो आपने बता तो दिया कि ऐसे करना है ऐसे करना है, बट इसको वो भी करना कैसे है वो भी बता दो। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है, 40% शेयर इसका और 60% शेयर इसका, ठीक है। तो 40% के लिए FRMR यार अगर सोनू का कैलकुलेट करेंगे, 60% के लिए किसका कैलकुलेट करेंगे, मोनू का। अभी जैसे मान लीजिए राम और श्याम की बात करें तो राम का शेयर है 40% या 70% और श्याम का शेयर है 30%। तो राम 70% के लिए ओनर है, श्याम 30% के लिए ओनर है। अब जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है उसमें जो इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलता है वो राम को अलग मिलेगा, श्याम को अलग मिलेगा। ये इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन का जो अपन डिडक्शन होता है वो जब लेस किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन जब लेस किया जाता है तो इनकम कम हो जाती है, इनकम कम हो जाती है तो टैक्स भी कम देना पड़ता है, तो कम टैक्स देने वाला बेनिफिट मिल जाएगा। बोलिए यस सर कि नो सर। यस सर। अभी हम लोग इस चैप्टर से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अभी लास्ट टॉपिक इसका जो है ना वो है इंपैक्ट ऑफ सेक्शन 115 BAC अंडर हाउस प्रॉपर्टी। इन्होंने कहा कि जो न्यू टैक्स रिजाइम में, देखो पहले क्या था, दो तरह के टैक्स रिजाइम हुआ करते हैं। पहले एक ओल्ड टैक्स रिजाइम चलता था जिसमें टैक्स रेट्स वगैरह दे रखी थी, उसके बाद एक न्यू टैक्स रिजाइम आया। पहले क्या चलता था, ओल्ड टैक्स रिजाइम, फिर क्या आया, न्यू टैक्स रिजाइम। तो जो न्यू टैक्स रिजाइम आया ना उसके तहत पता है क्या हुआ, न्यू टैक्स रिजाइम आया उसके तहत क्या हुआ कि इन लोगों ने, न्यू टैक्स रिजाइम के तहत इन लोगों ने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, ठीक है। न्यू टैक्स रिजाइम में इन लोगों ने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि कुछ कुछ एग्जेम्पशन न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ डिडक्शन भी न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलेंगे। और न्यू टैक्स रिजाइम में टैक्स की इनकम जो होती है उसकी स्लैब हायर कर दी। अब स्लैब हायर कर दी मतलब क्या, ओल्ड टैक्स रिजाइम में अगर आपकी इनकम 2,50,000 से कम है तो कोई टैक्स नहीं देना है, 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक है तो 5% टैक्स देना है, ऐसे करके टैक्स स्लैब बनी हुई है। न्यू टैक्स रिजाइम में क्या किया इन्होंने, 7.5 लाख 7 लाख तक की इनकम को उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। पर इन्होंने कहा कि आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, जो एक्सपेंसेस के बेनिफिट है वो नहीं मिलेंगे। उसमें से एक एक्सपेंसेस था इंटरेस्ट ऑन लोन, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ वो बात इस चैप्टर में लिंक्ड है, हम इसके जस्ट बाद में टैक्स लायबिलिटी का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें ऑलरेडी मैं बताऊंगा। तो अभी के लिए समझिए, below exemption or deduction will not be allowed to the assessee, that is individual, HUF or association of person other than cooperative society or body of individual, whether incorporate or not, paying tax under। तो ये एक नॉर्मल बात है जो इसने बता रखी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए हम लोग इसमें ज्यादा डिस्कशन में नहीं जाते हैं और हम इस डिस्कशन को सेव करके रखते हैं फॉर द पर्पज ऑफ आवर next chapter discussion. With this I concluded all the concept related to this chapter. Now what we are going to do is question and answer, ठीक है। कुछ क्वेश्चन एंड आंसर मुझे लगता है कि अब मुझे आपको होमवर्क टाइप में भी रखने चाहिए और कुछ मुझे लगता है कि करवा देने चाहिए। तो मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी देने को कहूंगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए मैं फिर से एक बार सबका नाम लेके बोल देता हूं, फिर से एक बार मैं आपका नाम लेके बोल देता हूं कि जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए
उसके लिए मुझे आपको एक शॉट भेजना पड़ेगा कि सर ये वाला क्वेश्चन आप हमें वापस से करवा दीजिए। ट्रस्ट मी, जो मुझे कहेगा ये क्वेश्चन वापस करवाओ, मैं वो क्वेश्चन आपको वापस करवाऊंगा। अभी हम लोग देखो 17 नंबर क्वेश्चन में आ पहुंचे हैं, ठीक है, आगे ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं हैं, ठीक है, 16 पहले हो गया था, 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ पहुंचे हैं। 17 से पहले कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन है थे जितने मैं करवा चुका, ठीक है। अभी क्या है, मिस्टर लाल इज द ओनर ऑफ हाउस, है ना, इसको मैं साइड में छोटा कर देता हूं। अब आपके पास में ऑलरेडी क्वेश्चन पहुंच चुका है, तो एक जगह मेरे को क्वेश्चन लिखने के लिए चाहिए रहेगा। मिस्टर लाल इज द ओनर ऑफ हाउस, इट्स म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 80,000, इट्स म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 80,000। कहाँ गया, हाँ अभी दिखा मुझे, इट्स म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 80,000। आप लोगों को दिख रहा है क्या? मुझे लग रहा है इसको बड़ा कर देता हूं ना, अब तो दिख रहा है, ओके। इट हैज बीन लेट आउट फॉर 1,20,000 पर एनम। देखो म्युनिसिपल वैल्यू 80,000, लेट आउट फॉर 1,20,000 मतलब एक्चुअल रेंट कितना हो गया, 1,20,000। लोकल टैक्सेस पेबल बाय ओनर अमाउंट टू रुपीज 16,000, लोकल टैक्सेस 16,000 है, म्युनिसिपल टैक्स 16,000 है। एज पर एग्रीमेंट बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड, टेनेंट हैज पेड अमाउंट डायरेक्ट टू म्युनिसिपैलिटी। अब मेरी बात सुनो, आपको मैं एक बात बताई थी म्युनिसिपल टैक्स पढ़ते टाइम कि म्युनिसिपल टैक्स की खास बात यह कि it will be deducted only if it is paid by owner or paid in the previous year। दो बातें होगी तभी म्युनिसिपल टैक्स लेस होगा, एक तो पेड इन प्रीवियस ईयर और दूसरा पेड बाय ओनर। फिर से बोल रहा हूं, पेड इन प्रीवियस ईयर और पेड बाय द ओनर, ये दो बातें अगर नहीं हुई तो म्युनिसिपल टैक्स डिडक्ट भी नहीं होगा। क्लियर है आप सबको? क्लियर है आप सबको? यहां पे म्युनिसिपल टैक्स कौन पे कर रहा है? टेनेंट। क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स टेनेंट पे कर रहा है इसलिए जीएबी में से लेस नहीं होगा। तो अभी इस क्वेश्चन में अलग बात क्या है उसको समझना। दी लैंडलॉर्ड हाउएवर बियर्स द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन टेनेंट अमेनिटीज। ये बोल रहा है कि जो लैंडलॉर्ड है ना उसने इनका खर्चा भी बियर किया है। अब देखो मेरी बात सुनो, पानी का कनेक्शन हाउस से रिलेटेड नहीं है, लैंडलॉर्ड को पे नहीं करना होता है, रेंट पानी का खर्चा टेनेंट को पे करना होता है। वाटर चार्जेस, लिफ्ट मेंटेनेंस चार्जेस, गार्डनर की सैलरी, ये सब टेनेंट के खर्चे हैं भैया। लाइटिंग ऑफ स्टेयर्स और मेंटेनेंस ऑफ स्विमिंग पूल, ये जितने भी खर्चे हैं ना, इट इज रिलेटेड टू होम? टेनेंट। इट इज रिलेटेड टू होम? टेनेंट। और ये कौन बियर कर रहा है? लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड जो अपनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेगा ना उसमें से ये लेस कर देगा। तो अभी आप इसको ऐसे समझिए, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। एमआर हो गया कितना? 80,000। एमआर के बाद क्या हो गया? एआर कितना हो गया? 1,20,000। दोनों में से हायर कौन? 1,20,000। तो ये हमारी क्या बन गई? जीएवी। अभी जीएवी में से ये सारे खर्चे लेस करने पड़ेंगे भैया। ये सब खर्चे लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको जीएवी कहेंगे। और ध्यान रखना, म्युनिसिपल टैक्स जैसा मैंने बताया डिडक्ट नहीं होगा क्योंकि टेनेंट पे कर रहा है। तो जीएवी माइनस 0, तो 1,20,000 में से ये सब खर्चे लेस हो जाएंगे तो एनएबी आ जाएगा। एनएबी मतलब कि जीएबी फिर से आ जाएगा, म्युनिसिपल टैक्स 0 हो जाएगा तो वही एनएबी बन जाएगा। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे और हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। देखिए कैसे, इस क्वेश्चन में अभी अपन ने पढ़ा म्युनिसिपल वैल्यू 80,000, एक्चुअल रेंट 1,20,000, तो टोटल मिला के विच एवर इज हायर 1,20,000। अभी 1,20,000 में से वो खर्चा जो असेसी बियर कर रहा है तो 1,500 वाटर चार्जेस के, लिफ्ट मेंटेनेंस के 1,500, सैलरी ऑफ गार्डनर 1,800, लाइटिंग ऑफ स्टेयर्स 1,200, 750 रुपए स्विमिंग पूल के, तो टोटल मिला के खर्चे कितने हो गए? 6,750। तो सुनना, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई हमारी 1,13,250। अब लोकल टैक्सेस क्योंकि टेनेंट ने पे किए इसलिए डिडक्शन इसका नहीं मिलेगा, तो सेम 1,13,250 रह जाएगा। माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ जाएगा? 79,275। 79,275 ये क्या हो जाएगा? नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, वैसे मैंने पूरा ही बता दिया है, आप लोगों को इसको देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 सोनू सबमिट्स दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सोनू ने ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है
पहला हाउस वन, अच्छा इनकम फ्रॉम बिजनेस बता रखा है, ओके। फिर प्रॉपर्टी इनकम में हाउस वन की दे रखी है, म्युनिसिपल वैल्यू, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड का मतलब एक्चुअल रेंट हो गया। म्युनिसिपल टैक्स टेनेंट पे कर रहा है भैया, टेनेंट पे करेगा तो लेस नहीं करेंगे, टेनेंट पे करता है तो लेस नहीं करेंगे। रिपेयर पेड बाय टेनेंट कोई मतलब नहीं है, लैंड रेवेन्यू पेड कोई मतलब नहीं है, इंश्योरेंस पेड कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ओके। इसने एक लोन लिया था म्युनिसिपल टैक्स पे करने के लिए, लोन किसके लिए लिया था, म्युनिसिपल टैक्स पे करने के लिए, उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं ये। आपको मैंने बताया इंटरेस्ट कब कब लेस होता है, तो हमने पढ़ा इंटरेस्ट 5 टाइम पे लेस होता है, रिपेयर, रेन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन। लेकिन ये वाला किसके लिए है, म्युनिसिपल टैक्स पे करने के लिए लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट है, वो डिडक्ट नहीं होगा। तो ये डिडक्ट होगा या नहीं होगा, ये डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन ये लेट आउट है फॉर रेजिडेंस, ये लेट आउट है फॉर बिजनेस। कब दिया है, 1 अप्रैल 96 को, 1 अप्रैल 94 को। कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। म्युनिसिपल रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करेंगे, जो हायर होगा उसको ले लेंगे, जीएवी आ जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स लेस नहीं होगा, डायरेक्टली एनएवी आ जाएगा, जो एनएवी आएगा वो वही होगा जो जीएवी वाला है, ठीक है। उसके बाद में स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें है नहीं, तो ये आराम से क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, और इसका आंसर है नीचे सामने। जीएवी 38,000 चेक कर लेते हैं, 38 ही आ रहा है क्या, यस 35 और 38 38, 80 और 68 80, चेक कर लेते हैं एक बार, यही आ रहा है, देख लीजिए आप भी आंसर में 38 और 80, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स यहाँ पे भी लेस नहीं हुआ, म्युनिसिपल टैक्स यहाँ पे भी लेस नहीं हुआ, यहाँ पे भी लेस नहीं हुआ, क्लियर, क्योंकि टेनेंट ने पे किया है, तो सेम आ गया। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे भी लेस कर दिया, जो आ गई वो क्या आ गई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नीचे टोटल इनकम आ गई हमारी, नीचे आ गई हमारी टोटल इनकम, ठीक है। बिजनेस की इनकम ऊपर दे रखी है, उसको ऐड किया है, ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और ये बिजनेस की इनकम, टोटल इनकम को ऐड कर दिया, ठीक है। ये नीचे बता रहा है कि इंटरेस्ट लेस नहीं होगा, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स पे जो लोन आता है उसका इंटरेस्ट लेस नहीं होता है। विद दिस वी केम टू क्वेश्चन नंबर 19। अभी क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं हम लोग। मिस्टर एक्स हैज टेक अ लोन ऑफ ₹5 lakh on 1st October 2001 at 10% per annum for construction of house which was completed on 1st October 2022, and house remains self-occupied throughout the previous year 23-24. The assessee has income under head salary 4 lakh, X had paid life insurance 20,000, compute the tax liability of 24-25. अभी देखो टैक्स लाइबिलिटी का क्वेश्चन है, वी हैव टू क्विट दिस क्वेश्चन राइट नाउ, आफ्टर द टॉपिक टैक्स लाइबिलिटी वी विल डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अरे जल्दी आओ भैया, इसको भी चेक कर लेते हैं। Mr. Rohit has house property in Delhi whose particulars are as follows. Question number 20. Municipal value 4 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 4.5 लाख, फेयर रेंट 5,40,000, म्युनिसिपल टैक्स पेड 50,000, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर एक्वायरिंग द हाउस 1,60,000 इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है। एक्चुअल रेंट फॉर 10 months 45,000. कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अज्यूमिंग ही पे टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAC। देखिए मेरी बात सुनिए, हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लेंगे, टैक्स कैलकुलेट अभी नहीं कर रहे हैं, टैक्स का एकदम अलग से ही सेक्शन है, तो बिकॉज इसके बाद वाला चैप्टर हम लोग टैक्स लाइबिलिटी का ही लेने वाले हैं, इसलिए हम लोग टैक्स लाइबिलिटी अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखो म्युनिसिपल रेंट दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, फेयर रेंट दे रखा है, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर एक्वायरिंग द हाउसेस 1,60,000, एक्चुअल रेंट फॉर 10 months 45,000 पर मंथ भी दे रखा है। ये सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं कैसे होगा ये। क्या आपको नहीं लगता नॉर्मल क्वेश्चन ये, बट ठीक है मैं एक बार बता देता हूं आपको, ठीक है। पहले कंपेयर करेंगे म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट को, ठीक है। तो म्युनिसिपल रेंट चेक करें, MR आ जाओ सब लोग, MR कितना है, MR 4 लाख, FR
5,40,000, विच एवर इज हायर, और ये है 5,40,000। इसको कंपेयर करेंगे हम किससे, स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट 4,50,000, विच एवर इज लेस, दिस इज 4,50,000। अभी देखो 45,000 का रेंट मिला है और 10 महीने का मिला है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, AR 4,50,000, क्योंकि 45,000 रेंट है और कितने महीने का मिला है, दोनों सेम है, तो ये GAV बन जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को करना शुरू करता हूं मैं, सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। ग्रॉस, ये कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आ गया, 4,50,000, लेस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स, ठीक है। बट बताओ फटाफट, म्युनिसिपल टैक्स कितना है, 50,000, डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखा है 50,000, ये हो गया 50,000, तो कितना आ गया, नेट एनुअल वैल्यू, एंड दिस इज 4 लाख, दिस इज ट्रीटेड एज 4 लाख। अभी लेस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, तो 24 में पहला डिडक्शन क्या रहेगा, 24A का 4 लाख का 30% ऑफ 4 लाख, ठीक है। तो कितना आ गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन बोल रहे हैं ना इसको, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। कितना ये 4 लाख का 30%, दैट इज 1,20,000, लेस कर देंगे और 24B, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। ऊपर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन डायरेक्टली 1,60,000, तो 4 लाख में से 2,80,000 गए, 4 लाख में से 2,80,000 गए, तो आ गया 1,20,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,20,000। मुझे लगता है कि नॉर्मल क्वेश्चन था, और बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें ऐसे कंट्रोवर्शियल बात थी नहीं, ठीक है। अभी देखिए एक बार FR आ गया, ये FR-MR से कंपेयर करके एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, ये इन दोनों को देखा, यही GAV बन गया, म्युनिसिपल टैक्स माइनस हो गया और दोनों माइनस कर दिए, तो 1,20,000 आंसर आ गया। अच्छा देखो, इसने कहा है टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करो, बट इन्होंने खुद ने ही नहीं कैलकुलेट करी, क्योंकि इनको खुद को पता है कि अभी नहीं कर सकते ना, जब तक हम टैक्स लाइबिलिटी वाले सेगमेंट में नहीं जाएंगे जब तक हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। स्टिल हम लोग आपको नेक्स्ट जो इसके बाद वाला चैप्टर रहेगा ना, उसमें आपको मैं बता दूंगा कि कैसे होगा, उस वक्त हम लोग अच्छे से आराम से सीख जाएंगे, ठीक है। प्रकाश ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली विच इज लेट आउट फॉर 15,000 पर मंथ। तो देखो मेरी बात सुनो, एक्चुअल रेंट आ गया 15,000 पर मंथ, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 2 लाख, म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख है, म्युनिसिपल टैक्स है 20%, ठीक है। अभी क्या हो गया, ही पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर म्युनिसिपल टैक्स ऑफ 6 ईयर्स, उत्तर की पिछले 6 साल का म्युनिसिपल टैक्स एक साथ पे किया है, जिसमें से कि 5 साल का पुराना है और करंट ईयर का भी है। ये होती है मेन बात। मैंने आपको बताया था म्युनिसिपल टैक्स विल बी डिडक्टेड, ये क्वेश्चन म्युनिसिपल टैक्स से लिंक्ड ही है। म्युनिसिपल टैक्स विल बी डिडक्टेड इफ 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहली क्या, म्युनिसिपल टैक्स विल बी डिडक्टेड इफ 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहली क्या, पहली ये पेड इन द प्रीवियस ईयर और एक्चुअली पेड इन द प्रीवियस ईयर, पेड एंड पेड इन द प्रीवियस ईयर। तो समझना मेरी बात को, पिछले सालों में पे किया हो और एक्चुअली पे किया हो। तो देखना आप लोग क्या हुआ, तो करें क्वेश्चन को। उसके बाद में तो ये इंटरेस्ट है, ठीक है, ग्राउंड रेंट ड्यू, इसका कोई खास बात नहीं है। मुझे सिर्फ इतना सा बताना है कि जो म्युनिसिपल टैक्स है ना, वो पहले तो एक बार अपन कैलकुलेट कर लेते हैं GAV कितना आया, ठीक है। क्या पहले कैलकुलेट कर लेते हैं GAV कितना आया। तो मुझे बताओ FR कितना, म्युनिसिपल रेंट कितना, म्युनिसिपल रेंट ये लिखा मैंने आंसर है ना। कैलकुलेट करें GAV, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, GAV। इसके लिए मैंने ले गया आपको वर्किंग नोट नंबर 1, यहां पे बना दिया वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, इधर साइड में बना रहा हूं, ठीक है। कितना आ रहा है एक्चुअल रेंट, 15,000, 15,000 इंटू 12, 1,80,000। कोई ये मत कहना सर ये नहीं समझ में आया, लेट आउट फॉर 15,000, 12 महीने का हो गया, 15,000 इंटू 12, 1,80,000। म्युनिसिपल वैल्यू आ रही है, म्युनिसिपल वैल्यू आ रही है 2 लाख, ठीक है। इन दोनों में से विच एवर इज हायर, मुझे बताओ हायर कौन है, 2 लाख। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 लाख। लेस कर देंगे हम लोग
म्युनिसिपल टैक्स, लेस क्या कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स। तो मुझे बताओ म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है 2 लाख, 2 लाख का कितना परसेंट 20%, ये 20% म्युनिसिपल टैक्स है। 2 लाख का, 2 लाख का कितना परसेंट 20%, यानी कि म्युनिसिपल टैक्स कितना आ गया, म्युनिसिपल टैक्स इज 40,000। और ये क्या बोल रहा है पिछले साल में 6 साल का दिया है, 5 साल पहले का और एक पिछले साल का, तो 6 साल का कितना हो गया 2,40,000। ठीक है, तो म्युनिसिपल टैक्स लेस हो जाएगा 2,40,000। तो मुझे बताओ NAV प्लस का आया कि माइनस का आया, ये माइनस का आ गया 40,000। समझो मेरी बात, यहां पर क्या हो गया NAV नेगेटिव। क्या NAV नेगेटिव होता है, क्या NAV नेगेटिव होता है, हाँ NAV नेगेटिव होता है, हो गया ना। जब NAV नेगेटिव होगा ना तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो हमारा, स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो हमारा वो निल हो जाएगा। जो अपन करते हैं ना 30% ऑफ NAV, जो अपन करते हैं ना 30% ऑफ NAV, ये निल हो जाएगा क्योंकि NAV खुद माइनस में है। जब NAV माइनस में है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस का माइनस में तो होने सरा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे जीरो, माइनस का माइनस में नहीं करेंगे। इफ स्टैंडर्ड डिडक्शन इज नेगेटिव देन सॉरी इफ म्युनिसिपल टैक्स इज नेगेटिव देन नो स्टैंडर्ड डिडक्शन विल बी डिडक्टेड। ठीक है, लेस कर देंगे इसके बाद क्या, लेस कर देंगे इसके बाद क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये कितना है 25,000, ये भी लेस कर दिया। चलो तो मुझे बताओ 40,000 माइनस का, इंटरेस्ट ऑन लोन भी माइनस का, तो आंसर क्या आ गया 65,000। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये 65,000 जो आया है ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा या लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा, ये होगा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी हम लोग नॉर्मल डिजाइन में कर रहे हैं, हम लोग 115 BAC जो न्यू टैक्स डिजाइन है उसको हाथ नहीं लगा रहे। ठीक है, ये आंसर आ गया पूरा एकदम, जो अभी अपन ने ऊपर किया था वो आपके सामने एकदम जमा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको आगे लेकर चलता हूं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मुझे लगता है कि अब हम लोग क्वेश्चन भी खत्म करने वाले हैं जो मेरे नोट्स में मैंने आपको दे रखे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरा लास्ट वाला, दिस इज द क्वेश्चन 21, पहले 21 देख लें, 21 हो गया, 22 इज द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग फ्री हो जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं देख लेता हूं कि मैं दूं या करवाऊं, इसके बाद मैं आपको एक और सेट दूंगा, वो होगा आपके प्रैक्टिस के लिए। ऑल्दो ये भी प्रैक्टिस के लिए ही था, और एक सेट आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, और प्रैक्टिस के ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, मिस्टर ए ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी, इट इज यूज्ड बाय हिम थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर 23-24 for his and his family members residence. Municipal value of house is 1,16,000 देखो मेरी बात सुनो, मिस्टर ए के पास एक घर है, उसको यूज कर रहे हैं फॉर हिज एंड हिज फैमिली रेजिडेंस के लिए, यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है अभी तक के हिसाब से, है ना। ओके, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ हाउस इज 1,66,000, फेयर रेंट इज 1,76,000, स्टैंडर्ड रेंट इज 1,50,000, फॉलोइंग एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय मिस्टर ए, रिपेयर 20,000, म्युनिसिपल टैक्स 60,000, इंश्योरेंस 2,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कंस्ट्रक्ट द हाउस प्रॉपर्टी 1,66,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड बाय मॉर्गेजिंग प्रॉपर्टी फॉर डॉटर्स मैरिज 20,000। मेरी बात सुनो, इन आइदर केसेस कैपिटल इज बोरोड बिफोर 1 अप्रैल 1999। पहली बात ये क्वेश्चन है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का, किसका क्वेश्चन है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, जैसा कि हमने पहले भी सीखा था, अगर हम लोग कैलकुलेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी करते हैं इन द केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो उस कंडीशन में हमारी GAV जो है वो निल रहती है, म्युनिसिपल टैक्स भी निल रहता है, तो NAV भी निल हो जाएगी। कितना मस्त लगता है ना ऐसा क्वेश्चन करने में। 24A का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी निल हो जाएगा, तो बचा क्या, तो बचा इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या बचा हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, और इंटरेस्ट ऑन लोन कब लिया है लोन 1 अप्रैल 1999 के पहले। और मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन लोन इन द केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जब बताया था, तो मैंने कहा था कि एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए भी अगर 1999 से पहले लोन लिया हो
तो 30,000 ही लेस होता है। अगर आपको याद हो तो मैक्सिमम लिमिट 30,000 होती है। आप कहोगे सर यहाँ पे 1,66,000 लिख रखा है, 1,66,000 लिख रखा है, तो भी 30,000 लेस होगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 30,000। अब ये क्या बोल रहा है, टोटल क्या है, 7,10,000 की आपकी बिजनेस इनकम भी बता रखी है इसने, ठीक है। ये वैसे बाद में डिस्कस करने वाले टॉपिक है, एज इनकम टैक्स इज नॉट एन आइसोलेटेड स्टडी, इट इज अ कंबाइंड स्टडी। 2-4-5 चैप्टर हो जाते हैं तो उसके इधर उधर के जो टॉपिक्स हैं वो अपने आप ही कवर हो जाते हैं। ये टॉपिक कवर होगा हमारा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज में, बट मैं आपको अभी बता रहा हूं कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है आपका 30,000 का, ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस है आपका 7,10,000 का, ठीक है। तो 7,10,000 में से जब 30,000 चले जाएंगे तो आ जाएगा 6,80,000। कितना आ जाएगा, तो ये हमारी टोटल इनकम हो जाएगी या नेट इनकम हो जाएगी, यही इसमें पूछना चाह रहा है। ये अलग से लाइन देखें, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सो यू डू नॉट हैव टू वरी। यहां तक आपको वरी रहने की जरूरत था, जो कि ये हाउस प्रॉपर्टी की हमने कैलकुलेशन करी है इसके अंदर। इसके बाद जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी आपको बता देता हूं, समझाने में आपको जब नेक्स्ट चैप्टर में आएगा तो हो जाएगा। This is the answer and answer is in front of you. Now I think you are very eligible to do all the question of income from house property. ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है ना, इसमें दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन ये क्या कह रहा है वो समझना। फाइंड आउट दी, अरे ये क्या हो रहा है, फाइंड आउट दी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल टू टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 इन फॉलोइंग केसेस एक्स और वाई। एक्स ने म्युनिसिपल वैल्यू बताया, फेयर रेंट बताया, स्टैंडर्ड रेंट बताया, एक्चुअल रेंट इफ हाउस प्रॉपर्टी थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। पूरे साल अगर मकान किराए पे जाता है तो 1,26,000। यहां पे अनरियलाइज रेंट भी है तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। पीरियड व्हेन प्रॉपर्टी रिमेन वैकेंट, इसने बोला 1 महीने के लिए, इसने बोला 1 भी महीने के लिए नहीं। 1 महीने के लिए वैकेंट रहा तो 10,500 का लॉस हो गया, यहां पे वैकेंट रहा ही नहीं। म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स पे किया है एक्स और वाई ने, ठीक है। 2023-24 में ये वाला पेड बाय एक्स एंड वाई आफ्टर 31 मार्च 24, तो ये लेस नहीं होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर में नहीं दिया है, ठीक है। पेड बाय टेनेंट, ये वाला म्युनिसिपल टैक्स लेस नहीं होगा क्योंकि एक तो बाद में दिया है और दूसरा टेनेंट ने दिया है। सिर्फ कौन सा लेस होगा, ये वाला जो ड्यूरिंग 23-24 में दिया है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं आपको करवाऊं, डायरेक्ट दे रखा है म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, जो लोअर आएगा उसको कंपेयर करेंगे हम लोग एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट से, एआर माइनस यूआर से। फिर जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो जो अमाउंट हायर होगा उसमें से लॉस ड्यू टू वैकेंसी लेस कर देंगे। लॉस ड्यू टू वैकेंसी लेस करने के बाद में जो जीएवी आएगा उसमें से म्युनिसिपल टैक्स लेस कर देंगे। म्युनिसिपल टैक्स ये 17,000 और ये 8,000 लेस होगा। उसके बाद एनएवी आ जाएगा। एनएवी आने के बाद में 30% हम कर देंगे क्या, 30% हम कर देंगे क्या, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। और जैसे ही स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लेस करते हैं तो हमारा आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये इसका आंसर पड़ा। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये करवाना चाहिए, फिर भी आप लोग अपने आप करिएगा, नहीं होगा तो मैं आपको करवा दूंगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो मतलब मैं मानता हूं कि 24 जो कि लास्ट में बचा हुआ है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बच गया, एक्स वाई जेड एंड ए, ये हम कर लेते हैं अभी। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, हाउस 5, 5 मकान है, ठीक है। बी भी है, ओके। एमवी, एफआर, एमआर, एआर सारे तो दे रखे हैं। फिर अनरियलाइज्ड रेंट, कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, लेस हो जाएगा, ठीक है। वैकेंसी पीरियड फॉर प्रीवियस ईयर, 12 महीने होते हैं। प्रॉपर्टी रिमेन वैकेंट है ही नहीं। अनरियलाइज्ड रेंट का तो क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है भैया, जीएबी निकालना है, कुछ भी तो नहीं करना। नॉर्मली जीएबी निकालना है, कर लेंगे। नॉर्मली जीएबी निकालना है, कर लेंगे, हाँ या ना, बोलो यस और नो। नॉर्मली जीएबी निकालना है, कर लेंगे, हाँ या ना। करवा दूं, एक करवा दूं, ठीक है। सबसे पहले ये हाउस नंबर 1 करवा देता हूं। हाउस 1 क्या है, एमआर, जीएबी निकालना है बस। एमआर 105, एफआर 107, हायर कौन हो गया 107, एसआर नॉट एप्लीकेबल, तो 107 ही आ गया। फिर इसको कंपेयर कर लेंगे हम किससे, एआर माइनस यूआर से। तो एआर माइनस यूआर, ठीक है। मुझे बताओ एआर माइनस यूआर कितना है,
AR माइनस UR कितना है बोलो। AR क्या दे रखा है 103, UR कितना दे रखा है 1, तो ये आ गया 102। विच एवर इज हायर, 107 इज हायर, तो ये हो गया हमारा GAV। ऐसे ही सब में करना है, ठीक है, ऐसे ही सब में करना है। तो कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन तो है नहीं जो इसको मैं करवाऊं। छोटी सी टेबल दे रखी है ना, और ये इससे आराम से हो रहा है। लॉस ड्यू टू वैकेंसी नहीं होने की वजह से इसमें कोई ज्यादा लफड़ा भी नहीं है। दैट मीन्स वी हैव डन ऑल दी 23-24 क्वेश्चन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एट वेरी नॉर्मल स्टेज। सारे के सारे क्वेश्चन जो CS और CMA इंस्टीट्यूट आपसे करवाना चाहता है, आई रिपीट, CS एंड CMA इंस्टीट्यूट आपसे जो करवाना चाहता है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। तो आपको चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। आप तो आराम से मस्ती से सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लो, एक बार में सारे क्वेश्चन कर लो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगा। मेरी साइड से मैंने पूरा एफर्ट्स लगा के आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट करवा दिया है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक वन शॉट में पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिवाइज करवाऊंगा। वो आप लोगों को भी दूंगा, यूट्यूब पे भी डालूंगा। कुछ इनमें से जो चैप्टर्स है मैं यूट्यूब में डाल रहा हूं ताकि कुछ बच्चों का इसका बेनिफिट मिल जाए। सारे चैप्टर्स यूट्यूब में वैसे भी नहीं जाएंगे, वही चैप्टर्स यूट्यूब में जाएंगे जो मुझे डालने हैं। बाकी ऐप से जिन लोगों ने परचेज किया वो सब इसका एंजॉय कर ही रहे हैं। तो हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इंजॉयमेंट। अब हम लोग इसका एक रिवीजन लेक्चर करेंगे मंडे से, और उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब बखैर।